दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन के कुछ अध्याय का सारांश। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 1 से लेकर के 5 तक के पाठ के सारांश बतलाए थे। आज हम 6 से लेकर के 10 तक के पाठ के सारांश को बतलाएंगे। दोस्तों, ये सब क्लास जो है दक्षता परीक्षा के लिए हम जारी कर रहे हैं, क्योंकि दक्षता परीक्षा में पाठ्य पुस्तकों से प्रश्न उठाए जाते हैं। अगर आप दक्षता परीक्षा का कंप्लीट नोट्स चाहते हैं, पीडीएफ या प्रिंटेड क्रैश कोर्स चाहते हैं, टेस्ट सीरीज में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन का जो छठा अध्याय है, अध्याय 6, यह है सिंचाई के साधन। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले इसी अध्याय को क्लियर करेंगे, इसके सारांश हम समझाएंगे। उसके बाद अगले अध्याय की ओर हम बढ़ेंगे। सिंचाई के साधन में मूल रूप से सिंचाई के तरीकों पर, सिंचाई के साधन पर, सिंचाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। इसको एक कहानी का रूप दिया गया है, जो दानिश और सारा दीपावली के अवसर पर नाना नानी के घर जाते हैं और सब कुछ वही सीखते हैं सिंचाई के बारे में। उसकी ये सीख जो है आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दानिश और सारा ने जो कुछ भी सीखा अपने नाना नानी के घर, वो संपूर्ण सिंचाई की सीख थी। इसमें कहा गया है कि सिंचाई की आवश्यकता तभी पड़ती है जब जमीन सूख जाती है, उस पर पेड़ पौधे उग नहीं पाते। पेड़ पौधे के बढ़ते रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। सिंचाई के साधन से इस आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। सिंचाई के अभाव में खेत सूख जाते हैं, जमीन में दरारें पड़ जाती है। वहीं सिंचाई के जहां साधन होते हैं, वहां खेतों में हरियाली आ जाती है, हरे भरे हो जाते हैं। बारिश के दिनों में भी कुछ खेतों में पानी भर जाता है, बल्कि कुछ खेतों की जमीन बिल्कुल सूखी रहती है। ऐसा इसलिए होता है कि इन खेतों में सिंचाई नहीं हो पाती। जितने भी खेत हैं, उसको सिंचाई की आवश्यकता थोड़ी बहुत पड़ती रहती है, किसी को कम किसी को ज्यादा, क्योंकि पेड़ पौधे के फलने फूलने और बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता की पूर्ति सिंचाई के माध्यम से ही की जाती है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं उसे कम पानी की जरूरत होती है। पानी की आवश्यकता के अनुरूप ही सिंचाई की जाती है। उदाहरण के लिए धान का पौधा है, इसे काफी पानी की आवश्यकता होती है। यही वजह है कि धान के बीज वर्षा के मौसम में बोए जाते हैं, क्योंकि सिंचाई की आवश्यकता वर्षा द्वारा पूरी हो जाती है। जब ससमय वर्षा नहीं होती है, तो सिंचाई की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अन्य व्यवस्थाएं की जाती है। जैसे गांव में कुएं खुदवाए जाते हैं या मोटर पंप लगाकर किसान खेतों तक पानी पहुंचाते हैं। नदी, तालाब आदि के पानी को बाल्टी या अन्य स्रोतों के माध्यम से खेतों तक पहुंचाया जाना ही सिंचाई कहलाता है। इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि एक कुआं है। कुएं का पानी बाल्टी से निकालने के बजाय मोटर के माध्यम से पंप से निकालकर खेतों में पहुंचाया गया है। ये भी एक सिंचाई का साधन है। कुछ फसल ऐसे होते हैं जिसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। इस फसल को खरीफ फसल कहा जाता है। ये फसल जो है किस मौसम में बोई जाती है, तो वर्षा ऋतु से पहले बोई जाती है। गर्मी के मौसम में धान हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, गन्ना हो गया, कपास हो गया, ये सब खरीफ फसल है। इसकी बुआई जो होती है वर्षा ऋतु में होती है। कुछ फसल ऐसे होते हैं जिसे कम पानी की जरूरत होती है, जैसे गेहूं हो गया, दलहन हो गया, तिलहन हो गया। इसकी बुआई जो होती है शीत ऋतु में, ठंडी के मौसम में होती है, क्योंकि सिंचाई की आवश्यकता मूल रूप से बारिश से पूरी होती है। बारिश के अलावा भी इन फसलों को अलग अलग स्रोतों से पानी दिया जाता है। यानी कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि निश्चित अंतराल पर खेतों को विभिन्न साधनों की सहायता से पानी उपलब्ध कराना ही सिंचाई कहलाता है। भले आपने सिंचाई के अलग अलग तरीके नहीं देखे होंगे, लेकिन सिंचाई के अलग अलग साधन होते हैं जो इलाके के हिसाब से बदलते रहते हैं। कई जगह पर हो सकता है आपने ये
साधन देखा होगा, यह भी सिंचाई का काफी प्रचलित और पुराना साधन है। बैलों की सहायता से कुएं से पानी निकाला जाता है। ये साधन जो है राहट कहलाता है। आज के समय में काफी उपयोग में आता है। इसमें मोटर की सहायता से जमीन से पानी निकाला जाता है। ये नलकूप कहलाता है। जहाँ नदी नहीं है वहाँ जो है नदी जैसा नाला बना करके पानी खेतों में पहुंचाया जाता है, जिसे नहर कहते हैं। नहर के जैसा छोटा क्यारी बनाकर खेतों में पानी पहुंचाना पैन कहलाता है। ये सब जो होता है परंपरागत रूप होते हैं। नदियों से, तालाबों से, कुओं से सिंचाई करते थे, यानी एक परंपरा चली आ रही थी सदियों से कि इन सब साधनों से जो नेचुरल तरीका है उससे सिंचाई होती थी। जब पानी की जरूरत बढ़ती गई, अन्य साधनों का आविष्कार किया गया। जैसे नलकूप से सिंचाई एक नया साधन है। जमीन में होल करके जमीन की सतह से पानी निकाला गया नलकूप द्वारा। कहने का अर्थ यह है कि सिंचाई के दो साधन है, एक है परंपरागत, दूसरा है आधुनिक। परंपरागत का मतलब यह है कि जो परंपरा चली आ रही है, जैसे नदी, तालाब, कुआं, पोखर, झील, इन सब साधनों से अगर हम सिंचाई करते हैं तो ये परंपरागत साधन है। आधुनिक का मतलब यह हुआ कि हम मोटर का उपयोग करके, जनरेटर का उपयोग करके, नलकूप का प्रयोग करके, दमकल का प्रयोग करके, समरसेबल का प्रयोग करके, चापाकल का प्रयोग करके अगर हम सिंचाई करते हैं तो ये आधुनिक साधन है। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक का जो 7वां अध्याय है वो है जितना खाओ उतना पकाओ। ये चैप्टर भी काफी इंपोर्टेंट है। भोजन के संरक्षण को बतलाया गया है। अक्सर हम घरों में देखा करते हैं कि खाना जो है बहुत बनता है और आधे लोग खाते हैं और आधे फेंक देते हैं, और खाना की बर्बादी उस वक्त और ज्यादा हो जाती है जब किसी के घर में शादी हो, पार्टी हो, फंक्शन हो। लेकिन कहा जाता है कि जितना खाओ उतना ही पकाओ, उससे ज्यादा न पकाओ। एक स्लोगन है, जितना खाए उतना पकाए ताकि बासी बच ना पाए। खाने के संरक्षण को भी एक कहानी के माध्यम से समझाया गया है। विनायक नाम का एक लड़का है, अपनी माँ के साथ एक्टिविटी कर रहा है। वो अखबार में जो है एक खबर देखता है कि विषाक्त भोजन खाने से 20 लोग बीमार, कई लोग की हालत चिंताजनक। विषाक्त कहते हैं जहरीला को, पॉइजन। फूड पॉइजनिंग की वजह से लोग बीमार पड़ गए और जो है काफी गंभीर परिस्थिति में चले गए, यानी मरने के करीब हो गए। ये सच्ची घटना थी, किसी बारात की थी जहां मोहल्ले में बारात आई हुई थी। बारात के स्वागत में अनेकों भोज पदार्थ बने थे। बारातियों ने छक्कर भोजन किया, खूब खाया। आधे घंटे बाद उल्टी होने लगी, पेट में दर्द होने लगा। जब उन्हें पास के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो पता चला कि विषाक्त भोजन खाने से ये सब बीमार पड़े हैं। जब खाद्य निरीक्षक खाद्य पदार्थों की जांच की तो पता चला कि नकली मिलावटी मसाले, भोजन में स्वाद के लिए रासायनिक पदार्थों का प्रयोग होना तथा दाल की खट्टी हो जाने के कारण भोजन विषाक्त हो गया था, यानी जहरीला हो गया था, जिसके खाने से बाराती की हालत गंभीर हो गई। फिर माँ ने विनायक को समझाती है कि अधिक गर्मी से भोजन बासी हो जाने पर खाद्य पदार्थों का स्वाद खत्म हो जाता है। स्वाद खत्म होने का मतलब यह है कि उस भोजन में विषाक्त आ गया है, वो भोजन संदूषित हो गया है। ये संदूषित भोजन ही हमें बीमार करता है। नॉर्मली स्वाद खत्म हो जाता है किसी भोजन का तो हम उस भोजन को खा लेते हैं, लेकिन हमें नहीं खाना चाहिए क्योंकि ऐसे भोजन से फूड पॉइजनिंग हो सकती है। अब आप कैसे पता करेंगे कि कोई भोजन खराब हो गया है? भोजन बासी होता है या खराब हो जाता है तो उसके रंग में, गंध में भी अंतर आने लगता है। उदाहरण के लिए रोटी हो चाहे ब्रेड हो, उसके भी रंग बदल जाते हैं, उसके भी गंध बदल जाते हैं। इसे ही भोजन का विषाक्त होना कहते हैं। यही विषाक्त भोजन की पहचान हुआ करती है। आपने देखा होगा बासी दाल को, बासी सब्जी को, बासी रोटी को, बासी चावल को और बासी पावरोटी को, उसके रंग में भी परिवर्तन आते हैं और उसकी महक भी बदल जाती है। दाल पीले रंग का होता है लेकिन उसका रंग बदलकर हरे रंग का होने लगता है और उसकी महक भी खट्टी हो जाती है। सब्जी हो चाहे रोटी हो, सब में यही बात है। अब सवाल ये उठता है कि बासी खाना को, विषाक्त भोजन को हम नहीं खाएंगे तो क्या इसे फेंक देंगे? जब हम इसे फेंकेंगे तो क्या ये पैसे और स्वास्थ्य दोनों की बर्बादी नहीं होती? जिस भोजन को प्राप्त करने के लिए लोग मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं,
उसी भोजन को लोग फेंक दे, क्या ये उचित है? वास्तविकता यह है कि भारत जैसे देश में जहां बहुत बड़ी आबादी दोनों समय भरपेट भोजन नहीं मिलता, वहां खाना खराब होना या बर्बाद करना एक तरह का अपराध है। क्योंकि हम जो रहते हैं जिस देश में, वो एक गरीब देश है। बहुत सारे लोग भूखे सो जाते हैं और बहुत सारे लोग बचे हुए खाने को सुबह में फेंक देते हैं। और आपने देखा होगा कि जो रात में भूखे सोते हैं वो ऐसे खाने को कचरे में से उठाकर खाने को मजबूर होते हैं। हमेशा ये चाहिए कि हमें ताजा भोजन करना है और जितना खा सके उतना ही बनाना है, ताकि फेंकने की नौबत ही ना आए। अब सवाल ये उठता है कि हम खाने को बर्बाद होने से कैसे बचा सकते हैं। हमें जो है अनावश्यक या अधिक भोजन बनाने से परहेज करना चाहिए। आपके घर में लोग चावल खाना पसंद करते हैं, अगर रोटी बन जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो फेंका जाएगा। चावल ही बनेगा, लेकिन 4 आदमी है घर में और 6 आदमी का चावल बनेगा तो 2 आदमी का तो फेंकना ही पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि हम उतना ही बनाएंगे जितनी हमें आवश्यकता होगी। कभी कभी जरूरत पड़ती है लंबे समय तक भोजन को सुरक्षित रखने की, उसका भी उपाय है। भोजन को सुरक्षित रखने का आपके घर में जो साधन होगा वो फ्रिज होगा। फ्रिज में आप सब्जी, बचे हुए खाने को रखकर भोजन को सुरक्षित रखा करते हैं। लेकिन भोजन को सुरक्षित रखने का जो सबसे बेहतर तरीका है कि उसमें पानी के अंश को निकाल देंगे। जब पानी का अंश निकलेगा तो वो लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। यही कारण है कि अचार हो, मुरब्बा हो, ये सब लंबे समय तक सुरक्षित रह जाते हैं। भोजन को सुरक्षित रखने के और भी तरीके हैं। उसमें नमक मिलाकर भी भोजन को सुरक्षित रखा जा सकता है। उसे तेल में डुबोकर भी भोजन को सुरक्षित रखा जा सकता है। लेकिन सबके लिए शर्त यह है कि पानी के अंश को निकालना ही पड़ेगा। भोजन को सुरक्षित रखने के अनेकों लाभ हैं। आप इसे लंबे समय तक उपयोग में कर पाएंगे। बार बार भोजन बनाने की आवश्यकता न पड़ेगी, समय की भी बचत होती है। दोस्तों, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का जो 8वां अध्याय है वो रॉस की जंग मलेरिया के संग है। दोस्तों, मलेरिया एक बीमारी है, एक बुखार है, और रॉस जो है एक वैज्ञानिक है। इन्होंने मलेरिया की खोज की, मलेरिया की इलाज का पता लगाया, उसकी दवाइयां बनाई। इनका पूरा नाम था रोनाल्ड रॉस। आइए हम इसकी कहानी को जानते हैं कि मलेरिया के साथ इसकी कैसी जंग हुई और किस प्रकार यह जंग जीत पाए। दोस्तों, मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में फैल जाती है, इसलिए इसे संक्रामक बीमारी कहा जाता है। यह बीमारी जो है मच्छरों के काटने से होती है। मच्छर मलेरिया के जीवों के वाहक हैं, यानी मलेरिया का जो विषाणु होता है वो आपके शरीर में मच्छर द्वारा ही पहुंचता है। उनके द्वारा ही मलेरिया के कीटाणु फैलते हैं। यह तथ्य जानने में वर्षों लगे। आज हर कोई जानता है कि मलेरिया मच्छर से होता है, मलेरिया के कीटाणु मच्छर द्वारा फैलते हैं। लेकिन इस तथ्य को समझने में रोनाल्ड रॉस को वर्षों रिसर्च करना पड़ा। यह बहुत पहले की बात है, उस वक्त की है जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था। उस समय भारत में एक महान चिकित्सक हुआ करते थे जिसका नाम था रोनाल्ड रॉस। उसके अथक प्रयत्न से ही हम मलेरिया के बारे में परिचित हो सके हैं। आइए इस महान रॉस के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। रोनाल्ड रॉस का जन्म जो होता है भारत के उत्तराखंड राज्य में होता है और इनका जो पैतृक शहर था वो अल्मोड़ा था जो उत्तराखंड में है। ये काफी क्रिएटिव थे। सपनों की दुनिया में खोना, आसपास देखकर चित्र बनाना, कविताएं लिखना इसका प्रिय शौक था। जब इनकी उम्र 8 साल थी तो स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। वो 14 साल की उम्र में वहां के प्रसिद्ध स्कूल में गणित के लिए पुरस्कृत किया गया। काफी ये ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। गणित में इसकी काफी रुचि थी, गणित में रुचि थी। लेकिन पिताजी ने कहा कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तो उन्होंने प्रयास जारी कर दिया और काफी परिश्रम से मेडिकल की परीक्षा भी पास की। डॉक्टर बनने के बाद वह भारत वापस आते हैं। उस समय भारत में मलेरिया फैला हुआ था। मलेरिया के संक्रमण से अनेक लोग अकाल मृत्यु के शिकार हो जा रहे थे। उस समय जो इसका इलाज था वो क्विनोन की पत्तियां था। क्विनोन की पत्तियां को खाकर लोग जो है मलेरिया से बचते थे। लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये मलेरिया होता कैसे है, मलेरिया फैलता कैसे है। इसके रोकथाम के उपाय लोगों के पास नहीं थे।
रोनाल्ड रॉस ने इस चुनौती को स्वीकार किया और मलेरिया से बचाव के उपाय ढूंढने लगे। अब हम आगे जानेंगे वह कैसे मलेरिया के बचाव के उपाय ढूंढते हैं। वो काफी रिसर्च किए और पाया कि जहां जहां मच्छर ज्यादा है वहां मलेरिया का प्रकोप भी ज्यादा है। यद्यपि वे उस समय मच्छर और मलेरिया के बीच संबंध को समझ नहीं पाए, इसलिए उन्होंने मच्छरों से बचने की सलाह देनी शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि घर के आसपास पानी जमा होने नहीं दे, नाली को ढककर रखे ताकि वहां मच्छर न पनप सके। मलेरिया फैलता कैसे है यह जानने के लिए वह काफी चिंतित थे और अपने वैज्ञानिक मित्रों के साथ चर्चा भी क्या करते थे। एक बार की बात है, वो इंग्लैंड में अपने वैज्ञानिक मित्र के साथ चर्चा कर रहे थे तो उसके मित्र ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मच्छर ही मलेरिया फैला रहा है। तुम ऐसा करो कि मच्छर के पेट में मलेरिया के जीव को तलाशो। अगर मच्छर के पेट में मलेरिया के जीव तुम्हें मिल जाते हैं तो समझ जाना कि मच्छर से ही मलेरिया फैलता है। अब बारी थी रोनाल्ड रॉस ने मच्छरों के पेट में मलेरिया के जीव तलाशने शुरू किए। यहीं से उसकी जंग शुरू होती है मलेरिया के संग। अब उनका एक ही लक्ष्य था, मलेरिया की रोकथाम का तरीका ढूंढना और मलेरिया के मच्छरों को पहचानना। वे लगातार मच्छरों को पकड़ते थे और खून के नमूने लिया करते थे। यहां तक कि वो मच्छरदानी में मच्छर को छोड़कर लोगों को सुलाते थे और मच्छरों से कटवाते थे ताकि लोगों के खून का नमूना, यानी उन लोगों के जो मलेरिया से संक्रमित हैं, और मच्छर का नमूना लिया जा सके। काफी लोगों ने इस काम में उसकी सहायता की। आखिरकार रोनाल्ड रॉस की तलाश पूरी हुई और उन्होंने पाया कि मादा एनोफिलीज मच्छर के पेट में मलेरिया के कीटाणु देखने को मिले। 16 साल लगे उन्हें पता करने में और अंत में उन्होंने पाया कि मादा एनोफिलीज मच्छर ही मलेरिया के कीटाणु का एक मनुष्य के शरीर से दूसरे मनुष्य के शरीर को पहुंचाते हैं। आज मलेरिया का सफल इलाज है। मलेरिया की रोकथाम की दिशा में हम काफी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन रोनाल्ड रॉस की इस खोज को हम नहीं भूल सकते। अब सवाल ये उठता होगा कि रोनाल्ड रॉस ने मच्छरों के पेट को कैसे झांका। उसे इस यंत्र के माध्यम से झांका। इसका नाम है सूक्ष्मदर्शी। उस चीज को आप आसानी से देख पाते हैं जिसे आप नंगी आंखों से नहीं देख पाएंगे। नाम से ही स्पष्ट है, सूक्ष्मदर्शी यानी सूक्ष्म वस्तुओं का दर्शन कराने वाला। पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक का 9वां अध्याय है, मैंने नक्शा बनाया। नक्शा के बारे में इस पाठ में हम जानकारी लेंगे। नक्शा होता क्या है, नक्शा क्यों बनाया जाता है, इसकी आवश्यकता क्या है। इसे भी एक कहानी का रूप दिया गया है। सुखदा नाम की एक लड़की स्कूल से घर आती है। इसे होमवर्क मिला है नक्शा बनाने का, क्योंकि मैडम आने वाली है सुखदा के घर। अब वो घर कैसे पहुंचेगी उसे नक्शा बना करके दिया गया है। किस तरह लेफ्ट मुड़ना है, कहां से राइट मुड़ना है, कहां से सीधा जाना है, और नक्शा के माध्यम से वो स्कूल से घर पहुंचेगी। सुखदा का घर स्कूल से काफी दूर है। इस बीच में दुकान भी आते हैं, पुल भी आते हैं, रेल की पटरी भी आती है, मंदिर भी आती है। एक चौक आता है छोटा सा जिसका नाम है घंटा चौक। सभी को संकेत दिया गया है क्योंकि नक्शे में कागज पर लिखना संभव नहीं होता, इसलिए पुल को अलग संकेत दिया जाता है, चौक को अलग संकेत दिया जाता है, मंदिर को अलग संकेत दिया जाता है, घर को अलग संकेत दिया जाता है, स्कूल को अलग संकेत दिया जाता है, पेड़ पौधे को अलग संकेत दिया जाता है। संकेत से भी समझ में आ जाता है कि नक्शा क्या कह रहा है। नक्शा बनाने के क्रम में एक चीज ध्यान में रखा जाता है कि दिशा का संकेत दिया जाता है। ये जो दिशा होता है इसमें ऊपर नॉर्थ रहेगा, नीचे साउथ रहेगा, राइट में ईस्ट रहेगा, लेफ्ट में वेस्ट रहेगा। तभी आप देख पाएंगे कि घर से स्कूल किस दिशा में है। आपने अपने देश अपने राज्य का भी नक्शा देखा होगा। ये नक्शा है हमारे राज्य बिहार का। इस नक्शे में बिहार के सभी जिले दर्शाए गए हैं। इतना ही नहीं, इसके पड़ोसी राज्य और देश भी दर्शाए गए हैं। हमारे पड़ोस में एक देश है नेपाल। ये ऊपर नॉर्थ होता है, यानी हमारे नॉर्थ में है। बिहार के उत्तर में नेपाल है। बिहार के पड़ोस में कुछ राज्य हैं चारों तरफ,
उसे भी दर्शाए गए हैं। उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल ये सब बिहार के पड़ोसी राज्य हैं। आप जब गौर से देखेंगे तो ये बाउंड्री अलग है, ये बाउंड्री अलग है, ये सब सीमा को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को मोटे लाइन से दिखलाया जाता है और जो देश के अंदर का सीमा होता है उसे पतले लाइन से दर्शाया जाता है। आप इस नक्शे को देखकर पता कर सकते हैं कि आप बिहार के किस जिले में हैं, आपके जिला के अड़ोस पड़ोस में कौन से जिले हैं। 3 प्रकार के रेखाएं नक्शा में देखा था आपने, राज्य की सीमा, जिले की सीमा और देश की सीमा। तीनों रेखाओं को आप लिख सकते हैं। आप अपने पड़ोसी जिले का नाम और वो किस दिशा में है इसे भी आप देखकर पता कर पाएंगे। ऊपर में नॉर्थ रहेगा, नीचे में साउथ, दाएं में ईस्ट, बाएं में वेस्ट। आइए हम एक दिखलाते हैं। बात हम करते हैं दरभंगा की। अगर दरभंगा आपका नेटिव डिस्ट्रिक्ट है तो आपके पड़ोस में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? आपके पड़ोस में मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी ये सब डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अब बात करेंगे डायरेक्शन की, कौन किस डायरेक्शन में है। ऊपर की ओर मधुबनी है तो ये नॉर्थ हो गया, नीचे की ओर समस्तीपुर है ये साउथ हो गया, वेस्ट में मुजफ्फरपुर है, ईस्ट में सहरसा, मधेपुरा है। ये सब जो है पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट और उनके दिशा हो गए। दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक का 10वां अध्याय है हमारी फसलें हमारा खान पान। ऊपर के पाठ में भी हमने सिंचाई के साधन में फसलों के बारे में कुछ प्रकाश डाला था। यहाँ हम विस्तार से जानेंगे फसलों के बारे में और हमारे खान पान के बारे में, क्योंकि हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं ये फसलों से ही प्राप्त होते हैं। इसमें एक कहानी दर्शाया गया है कि माता पिता यीशु के जो हैं वो अपने गांव से पटना जाते हैं, वहां से वो अन्न, फल, सब्जियां लेकर आते हैं, लेकिन दादी कहती है कि शहरी जीवन का आधार जो है यहाँ के गांव ही हैं। बच्चे सोचते हैं कि गांव शहरी जीवन का आधार कैसे हो सकता है? ये होता है फसलों की पैदावार से। शहरों में जो अन्न बिकते हैं उसकी पैदाइश खेतों में ही, गांव के खेतों में होती है। आप गौर करेंगे कि बहुत सारे चीज हैं खाने पीने के जो गांव से शहर जाते हैं, जैसे अन्न हो गया, दूध हो गया, पान हो गया, मसाला हो गया, बहुत सारे चीज शहर से गांव आते हैं। जैसे कपड़े हो गया, फैक्ट्री में बनने वाले जूते, चप्पल, दवाइयाँ, ये सब जो है शहर से गांव आते हैं। धान की खेती भी गांव के खेतों में होती है और धान की फसल जब पक जाती है तो उसे काट लिया जाता है। धान के पके हुए फसल को काटना धान की कटाई कहलाता है। धान की कटाई के बाद पौधे से उसके बीजों को अलग करना उसकी कुटाई कहलाता है। कुटाई के बहुत सारे तरीके आज वजूद में आ गए हैं। पीट पीट कर कूटने के बजाय थ्रेशरिंग की जाती है। जिस चावल से भात बनता है वास्तविकता में वह धान से ही प्राप्त होता है। चावल की कोई खेती नहीं होती, बल्कि खेती धान की होती है। धान की खेतों में जुताई कब होती है? धान की खेती जो होती है वो मार्च अप्रैल में होती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, क्योंकि ये खरीफ फसल है। धान की खेती के लिए सबसे पहले धान का बिचड़ा लगाया जाता है। बिचड़ा उसे कहते हैं जिससे धान के छोटे पौधे तैयार होते हैं। इसमें 20 से 30 दिन लग जाते हैं। बिचड़ा मोड़ी के रूप में तैयार होता है। इसे उखाड़ कर खेतों में लगाया जाता है। खेतों में मोड़ी को लगाकर उसे पर्याप्त पानी देते हैं, क्योंकि यह खरीफ फसल है। कोशिश रहती है कि फसल पकने तक खेतों में पानी बना रहे। यानी धान के खेत को इतने पानी की आवश्यकता होती है कि फसल पकने तक खेत में पानी लगा रहना चाहिए। धान की फसल ऐसी फसल है जिसे वर्षा ऋतु में लगाई जाती है ताकि पानी की आवश्यकताएं आसानी से पूरी हो जाए। लेकिन कुछ फसल ऐसे भी है जिसकी खेती सर्दियों में होती है और कुछ ऐसे भी है जिसकी खेती गर्मियों में होती है। सर्दी में होने वाले फसल गेहूं हो गए, यानी जितने भी रब्बी हैं, दलहन, तिलहन सब सर्दी में होते हैं। गर्मी में उसकी खेती होती है जो जायद होते हैं, यानी तरबूज हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया। बरसात में खास तौर से खरीफ फसल की खेती होती है ताकि पानी की आवश्यकताएं आसानी से पूरी हो जाए। गेहूं, गन्ना, जौ, बाजरा ये सब खरीफ फसल है। इसकी खेती बरसात में होती है। मोटे शब्दों में आप जान लें कि बरसात में लगाए जाने वाले फसलों को खरीफ फसल कहा करते हैं।
सर्दी में लगने वाली फसल रबी फसल होती है और गर्मी में लगाए जाने वाली फसल जायद फसल होती है। जायद फसल का दूसरा नाम गर्मा भी है। सभी स्थानों पर एक ही तरह के फसल नहीं उगाए जा सकते। यह डिपेंड करता है वहां के मौसम पर, वहां की मिट्टी पर। बल्कि यह कहा जाए तो एक स्थान पर भी फसलों की खेती मौसम के अनुरूप ही होती है। हमारे बिहार में 38 जिले हैं और हर जिले में अलग अलग खेती होती है, क्योंकि वहां की जलवायु, वहां के मौसम, वहां की मिट्टी एक दूसरे से अलग है। ये जो आप मुजफ्फरपुर देख रहे हैं, यहाँ लीची की खेती होती है। वैशाली में केला की खेती काफी ज्यादा होती है। दरभंगा में मखाना की खेती, मधुबनी में मखाना की खेती काफी ज्यादा होती है। इसी प्रकार लखीसराय, जमुई में प्याज की खेती काफी ज्यादा होती है। अलग अलग जिले में अलग अलग खेती होती है, जिससे आप इस नक्शे से देखकर पहचान सकते हैं और इसे याद भी रखें। खेती के हिसाब से वहां के खान पान भी बदल जाते हैं। कोई सिर्फ इडली डोसा खाना पसंद करता है, कोई गुजराती खाना अच्छा लगता है। खाखरा और दाल सबसे ज्यादा अच्छा लगता है इन्हें। ये मैडम है, ये पाव भाजी मजे से खाती है। कोई लिट्टी चोखा खूब खाता है, कोई माछ भात खाता है, कोई दाल रोटी शौक से खाता है। यानी ये सब जो डिफरेंट है एक दूसरे से, इसका कारण ये है कि ये सब अलग अलग स्थान के हैं, वहां इनकी खेती ज्यादा होती है। आप अलग अलग भोज्य पदार्थ और उसके स्थान की सूची भी बना सकते हैं। नूडल्स, चाउमीन, मैगी, ये सब जो फास्ट फूड है, ये सब खाने स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हैं, बल्कि जो नेचुरल है, दाल चावल रोटी सब्जी सलाद, ये सब ज्यादा आवश्यक है। आगे खान पान में लिट्टी चोखा बनाने का तरीका बतलाया गया है। कैसे लिट्टी चोखा बनाया जाता है। लिट्टी चोखा चना सत्तू, अजवाइन, मंगरेला, नींबू, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, सरसों का तेल, नमक, हरी धनिया पत्ती, गोल मिर्च, अदरक, घी आदि के उपयोग से बनाया जाता है। ये पूछ रहे हैं पिज्जा और बर्गर जैसे भोजन खाकर शरीर को स्वस्थ रख सकता हूँ, तो जवाब मिलता है कि नहीं। स्वाद बदलने के लिए इसे कभी कभी खा सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए नहीं, क्योंकि ये सड़े हुए भोजन होते हैं। दोस्तों, ये थे 5 अध्याय जो पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 से लिए गए थे। दक्षता परीक्षा की तैयारी को दिशा देने के लिए हम आगे भी कक्षा की पाठ्य पुस्तकों का सारांश लेकर आते रहेंगे। आप हमारे वीडियोज को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। दक्षता परीक्षा के कंप्लीट नोट्स के लिए आप हमसे संपर्क करें 7631314948 पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।